नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना हमें भेजा है, कहानी भेजी है, उनका नाम दीपक है। दीपक जी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। वैसे हम मूलतः बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे। मेरे पिताजी सालों से यहाँ पर बसे हुए थे। पहले वे एक मिल में काम करते थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके थे। पिताजी को ज्योतिषी शास्त्र का बहुत ज्ञान था। वो घर में भी कुछ न कुछ ज्योतिष शास्त्र देखते रहते थे, लोगों को बताते रहते थे। बहुत अच्छी उनकी नॉलेज थी। मेरे बड़े भाई भी नौकरी करते थे। अब उनको शादी को लगभग 1 साल हो गया था। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी। सारा घर का काम उन्होंने संभाल रखा था। मेरी माँ भी बुज़ुर्ग हो चुकी थी, तो सारा जो घर का काम था वो मेरी भाभी के जिम्मे था। सब कुछ वही देखती थी। अपनी मैके तो जाती रहती थी 3 महीने में, 4 महीने में, साल में कम से कम 3 बार तो मैके घूम आई थी। और एक दिन की बात है कि उनको खबर मिला कि उनकी मम्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उनकी जो मम्मी थी अस्थमा की पेशेंट थी और अस्थमा का उनको दौरा पड़ गया था, स्ट्रोक आ गया था और वो हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो गई थी। घर वालों ने उनको भर्ती करा दिया था। इतना सुनते ही भाभी एकदम रोने लगी थी। भैया किसी काम से दूसरे शहर में गए हुए थे और वो कल आना था उनको। अब उनका रोना पीटना बहुत ज़्यादा ही हो चुका था। वो कह रही थी मेरे से कि आप मेरे को ले चलो, मेरे को आप मम्मी के पास पहुंचा दो, मैं मम्मी को देखना चाहती हूँ। वो बेहद घबराई हुई थी, डरी हुई थी और रोई जा रही थी। लेकिन भैया तो थे ही नहीं और उनसे फ़ोन पर हमने संपर्क करना चाहा तो फ़ोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। भाभी का रो रो का बुरा हाल हो चुका था। वो बार बार मेरे पिताजी से भी कहती थी कि पापा बोलिए ना इनको, मुझे वहाँ पहुँचा दे मम्मी के पास में, आप बोलिए ना। माँ से भी बोल रही थी, लेकिन पिताजी चुप थे। मैं जब मेरे से रहा नहीं गया तो मैंने पिताजी से बोला कि पिताजी क्या कहते हो आप, क्या मैं ले जाऊँ भाभी को? वो कुछ अपने उंगलियों पर गणित का हिसाब लगा रहे थे और कहने लगे कि देखो बेटा, यात्रा का शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। मैंने पिताजी को टोकते हुए बोला कि पापा ऐसा है, ये इमरजेंसी है और भाभी कोई मैके नहीं जा रही है, ये सीधा यहाँ से हॉस्पिटल जाएगी और हॉस्पिटल से मिल करके मैं साथ में लेता आऊँगा। लेकिन पापा के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आप क्या कहती हो? तो मम्मी बोली जो पापा कहते हैं उनको सुनो। लेकिन भाभी का तो यहाँ रो रो के बुरा हाल था। अब भैया से बात भी नहीं हो पा रही थी, तो आखिर करूँ तो क्या करूँ? मैंने पापा से बोला देखो पापा, भाभी को ले जाना ज़रूरी है, उनकी माँ की तबीयत खराब है और ऐसे वक्त में नहीं ले जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी। पापा चुप तो रह गए। बोले ठीक है, लेकिन यात्रा का संजोग बेटा नहीं बन रहा है। यानी कि छोड़ो ना आप ज्योतिष शास्त्र को, आप हमेशा इसी चीज़ में उलझे रहते हो। अब ये इमरजेंसी चीज़ है तो इसमें यात्रा का संजोग कैसे हम लोग देखेंगे? जाना तो पड़ेगा ही। और मैं भाभी से बोला कि भाभी आप जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं आपको लेके चल रहा हूँ। भाभी रोती रोती
थोड़ी शांत हुई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलने लगी। मैंने भाभी से बोला, देखो भाभी, हम हॉस्पिटल में जाएंगे और वहीं से रिटर्न आएंगे, आप कहीं मैके में मत चले जाना। भाई मैंने भैया से पूछा नहीं है, अब भैया मेरे पर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। भाई बोले कि नहीं नहीं, मैं माँ से मिल कर के वापस आ जाएंगे। नहीं ठीक है, आप जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तब तक रिक्शा का इंतज़ाम करवाता हूँ। मेरे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, और मैं एक लड़के को भेजा कि जाके रिक्शा ले आ। अब कोई सामान तो हमारे पास में था नहीं, बस हम रेडी हो चुके थे। मैं अपने जो एक कपड़ा था वो पहन रखा था और भाभी भी अपनी साड़ी बांध रखी थी और अपना पर्स लिए हुए थी, और हम निकलने लगे। तभी पिताजी ने बोला कि बहू सुनना ज़रा बात। और फिर वो एक लाल से पुड़िया बहू के हाथ में दिए, भाभी के हाथ में दिए, दाहिने हाथ में। बोले बेटा इसको अपने पर्स में रख लो। ये टोटका ही समझ लेना कि यात्रा का मुहूर्त नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैं एक टोटका बनाया हूँ, इसको अपने पास में रखो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही हो जाए। वो आशीर्वाद दे करके और चुप हो गए। मैंने बोला चलो जल्दी, लेट हो जाएगा, वैसे ही दोपहर हो चुका है और वहाँ पहुँचने में टाइम भी लगेगा। जो भैया का ससुराल था वो थोड़ा दूरी पर था। हम स्टेशन पर पहुँच गए, ट्रेन हमने पकड़ ली। ट्रेन हमें 2 जगह चेंज करना था, तो उसमें टाइम तो लगना ही लगना था। जब हम उस शहर में पहुँचे जहाँ पर भाभी की मम्मी एडमिट थी, उनका मैके था, तो शाम के करीब 7 बज चुका था, अंधेरा हो चुका था। हम जब उस हॉस्पिटल में पहुँचे तो हमारे जो रिश्तेदार थे, भैया के साला, वो सब बाहर ही नज़र आ गए और हमारी भाभी उनसे लिपट कर रोने लगी, पूछने लगी कि मम्मी की तबीयत कैसी है। वो बोले अब ठीक है, घबराओ नहीं, अब इलाज हो गया है, मम्मी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, वो सुबह तक ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने बोल दिया है कि सुबह में आप लोग घर पर ले जाना, चिंता की कोई बात नहीं है। तब जाकर के भाभी का मन शांत हुआ था और हम लोग फिर वार्ड में पहुंच गए थे, जहां भाभी की मम्मी लेटी हुई थी और उनको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा था। मेरी भाभी जा कर के दूर से ही देखी और उनको संतोष मिल गया था कि हाँ मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। और फिर हम लोग बरामदे में आकर के बैठ गए थे, बेंच जो लगी थी गैलरी में, वहाँ पर बैठ कर के हम बातें करने लगे थे। और इस तरह टाइम तो बीतता ही जा रहा था। अब तो रात हो चुकी थी और 9 के आसपास का टाइम हो गया था। मैं भाभी को कान में कहने लगा कि भाभी अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। वो कहने लगे हाँ हाँ, मेरे भैया जो उनके भैया थे उनसे बोली कि हम जा रहे हैं, अब तुम माँ का ख्याल रखना, अब कोई ज़रूरत हो, कुछ बात हो तो हमें ज़रूर फ़ोन करना। लेकिन जो हमारे भैया के साले थे वो तो मान नहीं रहे थे, करें नहीं नहीं, इतनी रात में जाना सही नहीं है, अरे कल सुबह जाना, आप चलो घर पर और रात को आराम करो और सुबह में निकल जाना है। लेकिन पिताजी ने जो बोला था वो मैं गांठ बांध रखा था। वो बोले कि मुहूर्त सही नहीं है और घर पर तो बिल्कुल मत ले जाना। अब तो इमरजेंसी चीज़ थी इसलिए हमने हॉस्पिटल में लेके आया था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। मैं उनको क्या बोलूं कि पिताजी ने ज्योतिष शास्त्र देखा है, वो लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने कहा कि नहीं, भैया से हमारी बात नहीं हो पाई, अब भैया नाराज़ हो जाएंगे, से हम लोग जाना ही सही रहेगा। वो कहने लगे लेट हो जाएगा, यानी कि हमारा घर तो शहर में है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दूरी नहीं है स्टेशन से, वहाँ से हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, इतनी दूरी नहीं है। मैं उनको समझाने लगा, वो लोग देखे भी थे। वो कहे कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन हम तो कहते हैं
मेहमान जी कि आप रुकिए आज। वो हमें फिर समझाने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैं भाभी से बोला कि आप रेडी हो जाओ, अब मैं थोड़ा बाथरूम करके आ रहा हूँ। मैं गैलरी में देखने लगा कि वॉशरूम कहाँ है, तो मुझे सबसे लास्ट कोने में बाथरूम का बोर्ड नज़र आया, और उधर में जो गैलरी में अंधेरा था, ट्यूबलाइट कभी जल रही थी कभी बंद हो रही थी, फ्लिकरिंग हो रही थी, और मैं वहाँ पर पहुँच गया। बाथरूम लेडीज़ और जेंट्स दोनों बराबर में ही थे, और जैसे ही मैं बाथरूम के पास में जेंट्स में घुसने की कोशिश करने लगा, और तभी उसमें से एक लड़की, जवान लड़की मुझे निकलती हुई नज़र आई, और जल्दी से वो लेडीज़ टॉयलेट में घुस गई। मैं एकदम सन्न रह गया था देख करके, और इतनी जल्दी वो जेंट्स टॉयलेट में से निकली और इसमें पहुंच गई लेडीज़ टॉयलेट में। मैं एकदम हैरान रह गया था देख करके, आखिर ये लड़की, जवान लड़की जेंट्स टॉयलेट में क्यों गई थी। लेकिन मैं प्रेशर तो लगा हुआ था बाथरूम का, मैं जल्दी से अंदर पहुंचा। मैं एक नज़र देखने लगा बाथरूम में, वहाँ भी कम रोशनी थी, और बाथरूम थोड़ा गंदा भी दिखाई पड़ रहा था। हॉस्पिटल तो था ही, बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, अब कितनी सफाई हो पाए। अब मैं अपना बाथरूम करने लगा था। अब बाथरूम करके मैं हाथ धोने के लिए जहाँ नलके पर आया, सामने शीशा लगा हुआ था। हाथ धो करके मैं चेहरे पर पानी मारा और शीशे में देखने लगा, और तभी मुझे वही लड़की शीशे में पीछे दिखाई पड़ी, जिसको मैं थोड़ी देर पहले इस बाथरूम से लेडीज में जाते हुए देखा था। वो हमारे जस्ट पीछे ही खड़ी थी, और मैं देखते ही एकदम चौंक गया था। अरे, और जब मैं मुड़ करके देखा तो हमारे पीछे कोई था ही नहीं। फिर मैं शीशे में देख रहा हूँ तो वो मेरे पीछे ही खड़ी है। अब तो जैसे मैं कांप के रह गया था, डर के मारे लगा कि मैं वहीं पर गिर जाऊंगा। ये कौन है लड़की, कौन है ये? अब मेरे पीछे ऐसे दिखाई नहीं पड़ रही है, शीशे में नज़र आ रही है, और थोड़ी देर पहले बाथरूम से निकलते हुए मैंने साफ देखा था। ये कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अंदर में जो डर था वो बैठ गया था। इतना डर कि मैं अपनी ज़िंदगी में इतना महसूस नहीं किया था। डर क्या चीज़ होती है उस दिन ही मुझे समझ में आया था। लोग बाग कैसे डरते हैं, मैं उसी दिन समझ पाया था कि डर वाकई कोई चीज़ है। अब मैं जैसे ही शीशे की तरफ मुड़ा, फिर वो गायब हो चुकी थी, वो मुझे नज़र नहीं आई। अब तो मैं जल्दी से वहाँ से निकला और सीधा दौड़ता हुआ गलियारा पार करता हुआ मैं अपने रिश्तेदारों के पास में पहुँच गया था दौड़ते हुए। और तभी मेरे जो भैया के साले थे कहने लगे, मेहमान जी, अरे इतनी तेज़ क्यों दौड़ लगा के आ रहे हो, क्या बात है, किसने आपको परेशान किया, क्या देख लिया आप? वो मजाकिया लहजे में कहने लगे थे। मैंने अब क्या बताऊं, अगर मैं बताता कि मैंने कोई लड़की देखी है, वो भी भूत है, चुड़ैल है, तो लोग मेरी मजाक उड़ाते। अब मैं एकदम चुप रह गया, यानी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर हमारी चेहरे का रंगत देख करके वो बोलने लगे, अरे मेहमान जी, आपका चेहरा तो एकदम पीला पड़ गया है डर से, क्या हुआ है आपके साथ में? लेकिन नहीं, थकान की वजह से है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप को संभालते हुए कहने लगा। तभी भाई बोली कि चला जाए, यानी कि हाँ बिल्कुल। लेकिन मेरी जो हिम्मत थी अब टूट चुकी थी। मैं बिल्कुल डरा हुआ था और दिल नहीं कर रहा था कि हम लोग रात में बाहर निकले। मैं चाह रहा था कि इनके घर पर चला जाए और रात को रुका जाए। मेरे मन के अंदर से यही आवाज़ आ रही थी, लेकिन हमने तो पहले मना कर दिया था, अब कैसे कहते कि नहीं हम रुकेंगे, और हम चल पड़े थे।
हम रेलवे स्टेशन पहुंच गए। रेलवे स्टेशन के पास में ट्रेन पकड़ने के लिए हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और आसपास में हम ऐसे ही देखने लगे और तभी मुझे वही लड़की अगले प्लेटफार्म पर नज़र आई और वो वहीं से मुझे घूर रही थी। मैं एक बार तो विश्वास ही नहीं कर पाया कि वही लड़की है, लेकिन वही पहनावा था, वही कपड़े थे और वही चेहरा मोहरा, सब कुछ वही था। अब मैं देख करके एकदम डर गया था। मेरी भाभी बगल में खड़ी थी, मुझे डरता देख करके बोलने लगी, क्या हुआ बाबू, क्यों डर रहे हैं? मैं एकदम चुप था, कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। और तभी वो बोलने लगी, क्या हुआ आप बताओ तो सही, ऐसे क्यों डर रहे हो आप? आपका बदन कांप रहा है, क्या देख लिया आपने? और मैं उंगली का इशारा किया। वो उंगली की इशारा की तरफ देखने लगी तो बोली, वहाँ तो कोई नहीं है। लेकिन मैं साफ साफ देख रहा था कि वो लड़की मेरी तरफ ही देख रही है, अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन भाभी को नज़र नहीं आ रही थी। मैं एकदम और डर गया था। नहीं भाभी, आपको वो लड़की दिखाई नहीं पड़ रही है वहाँ पर? वो फिर उधर उधर देखने लगी भाभी, बोलती, नहीं वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वो तो बिल्कुल खाली जगह है जहाँ आप बता रहे हो। नहीं भाभी देखो सही, उस खंभे के पास में खड़ी है। भाभी फिर देखना शुरू किया, बोलती, नहीं नहीं वहाँ तो कोई है ही नहीं, आपको कोई भ्रम हो रहा है। लेकिन मेरा ये भ्रम नहीं था, मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों भाभी देख नहीं पा रही थी। और तब तक तो ट्रेन आ चुकी थी और फिर हम लोग ट्रेन में सवार हो गए थे। ट्रेन में मुसाफिर थे, बैठे हुए थे। तब मुझे तसल्ली हुई कि चलो हम लोग एकांत में नहीं हैं, और भी लोग हैं, और थोड़ा मेरा डर कम हुआ था। अब जब हम अपने स्टेशन पर उतरे थे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वहाँ पर कोई भी सवारी रिक्शा मुझे नज़र नहीं आया। अब मैंने भाभी से बोला, भाभी हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। वो कहने लगी, हाँ हाँ चलिए, यहाँ स्टेशन पे क्या करेंगे हम लोग बैठ करके, यहाँ तो कोई साधन है ही नहीं है इस टाइम में। हमारा जो रोड था ठीक ही ठाक था, हर तरफ लाइट लगी हुई थी, तो उजाला तो फैला हुआ था। और मैं आगे आगे और भाभी पीछे पीछे चलने लगे। आधा रास्ता के करीब हम पार कर चुके थे और तभी मुझे लगा कि मेरे को किसी ने छुआ है पीछे से। मैंने सोचा कि भाभी ने मेरे बालों को शायद छुआ है क्या। मैं पलट कर के देखा तो भाभी थोड़ी दूरी पर पीछे थी, उनकी हाथ तो इतना लंबा हो ही नहीं सकता था। मैं एकदम हैरान रह गया कि आखिर कौन है, और मैं फिर आगे की तरफ चलने पड़ा था। और तभी मेरे सामने में वही लड़की अब बिल्कुल अपनी रूप में वैसे की वैसी ही खड़ी हो गई थी, मेरी रास्ता रोके। और मैं एकदम चिल्ला पड़ा था और दौड़ती हुई भाभी आ गई और भाभी को भी अब नज़र आ रही थी वो लड़की, और भाभी भी डरी हुई थी। मैं बोल रहा था कि तुम कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन वो तो हंसने लगी, कहती नहीं, अपनी भारी आवाज़ में बोलने लगी कि नहीं, मैं तुझे पसंद करने लगी हूँ, मैं तुझे छोड़ नहीं सकती, तुझे अब मेरे साथ में ही चलना पड़ेगा, मैं तुझे अपने साथ में लेके जाऊँगी, अपनी भारी आवाज़ में कहने लगी थी। और इतनी बात सुनते तो जैसे मेरा होश उड़ चुका था। मैं उसका इशारा समझ गया था कि ये मुझे मार करके और मेरी आत्मा को ले जाएगी। भाभी भी हाथ जोड़ने लगी, तुम जो कोई भी हो, हमारे देवर को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बहुत मिन्नतें करने लगी, लेकिन वो लड़की बिल्कुल मान नहीं रही थी। वो मेरी भाभी से बोल रही थी कि तुम चले जाओ अपने घर पर, मैं तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इस लड़के को मैं जाने नहीं दूंगी। मैं समझ गया था कि मेरी अब जान खतरे में है। अब
ये लड़की हमारी जान लेने पर उतारू हो गई है। और वो लड़की अब उसका जो रंग रूप था बिल्कुल बदलने लगा था। पहले जो सुंदर दिख रही थी, अब चेहरा जो उसका था धीरे धीरे पहले लाल हुआ और फिर अब सांवला सा चेहरा होने लगा था और एकदम काला काला जैसा चेहरा उसके हो गया था। देखने में अब एकदम वो डायन या फिर चुड़ैल की तरह लग रही थी। अब तो जैसे मेरे होश उड़ गए थे। मैं चीखना चाह रहा था लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन भाभी जो थी वो चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ हम लोगों को। और तभी भाभी को पता नहीं क्या दिमाग में आया, उन्होंने अपना पर्स खोला और जो बाबूजी ने वो पुड़िया दिया था, लाल पुड़िया, वो अपने हाथों में ले लिया। और मेरे हाथों में थमाते हुए बोली कि बाबू ये पुड़िया पकड़ो जल्दी से। और मैंने हाथ में वो पुड़िया ले लिया था। जैसे पुड़िया हाथ में रखा मैंने, और वो चुड़ैल धुएं की तरह वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने हर तरफ देख लिया लेकिन हम लोग दोनों आदमी अभी बहुत डरे हुए थे, बहुत दहशत में थे। अब फिर तो हम भाभी का हाथ पकड़ करके अपने घर की तरफ, कहा जाए तो हम दौड़ने ही लगे थे। तेज़ तेज़ हम लोग दौड़ते हुए जा रहे थे। अब पीछे भी मुड़ करके देखते जा रहे थे कि कहीं वो जो लड़की है वो चुड़ैल है, कहीं पीछा तो नहीं कर रही है। लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दी। अब हम लोग घर में पहुंच गए थे। घर का दरवाज़ा हमने ठकठकाया तो हमारे पिताजी ने दरवाज़ा खोला और इतनी रात को देख करके वो भी हैरान रह गए थे। बोले क्या हुआ, ट्रेन लेट हो गई थी क्या बेटा? अब मैं क्या बोलूं, मैं डरा हुआ था, भाभी भी डरी हुई थी। और हम लोग को डरा देख करके पिताजी समझ गए थे कि हम लोग के साथ में कोई ना कोई दुर्घटना हुआ है। और वो बोले आप लोग सीधा घर में चलो और मंदिर घर में बैठो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ दरवाज़ा बंद करके। हम लोग सीधा मंदिर घर जाने लगे। माँ भी उठ गई थी। तभी माँ बोली अपने अपने पैर और हाथ धो लो, ऐसे मत जाना मंदिर घर में। पिताजी भी तब तक पहुँच गए थे। माँ भी समझ गई थी कि हम लोग किसी खतरे में पड़े हुए थे। मंदिर घर में गए और तब जाके पिताजी ने पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था। फिर मैंने एक एक बात बताया। मेरी बात सुनकर पिताजी एकदम चुप हो गए थे और थोड़ी देर के बाद बोले कि बेटा मुझे लग रहा है कि वो जो लड़की की आत्मा थी उसी हॉस्पिटल में मरी होगी और तभी वो भटक रही है। तुम्हें सुंदर स्मार्ट देखा तो तुम्हारे पीछे पड़ गई। लेकिन जो मैंने यंत्र बना करके दिया था बहू को, देखा वो काम आया ना। अगर वो नहीं होता ना तो तुम लोग पर बहुत भारी पड़ती वो लड़की। और ख़ास करके बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हें तो वो छोड़ती नहीं। और पिताजी कुछ मंत्र वंत्र भी थोड़ा बहुत जानते थे लेकिन कोई तांत्रिक नहीं थे। और फिर हमें कुछ मंत्र से झाड़ा भी लगाया, भाभी को भी लगाया। और फिर हम लोग सुरक्षित थे घर में। उसके बाद में वो लड़की मुझे कभी भी नज़र नहीं आई, ना कभी सपना में भी वो मुझे दिखी। तो इस घटना को तो अब बहुत साल हो चुके हैं और हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब हमारी भी शादी हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी दीपक जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे में दे रखा हूँ, तो एक बार उस पर भी जाकर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा लीजिएगा। हम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक किसी नई कहानी के साथ में, नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।